जय हिंद साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार और लाजवाब सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बात करेंगे कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट, जिसका जो टॉपिक है वो कंपनी अकाउंट, उस पर अपन बात कर रहे हैं। अभी तक अपनी कंपनी लेखे से रिलेटेड 3 क्लासेज हो चुकी है। लगभग साथियों ने उनको वॉच भी कर लिया है। जिन्होंने अभी तक उन क्लासेज को नहीं देखा है, उन सब से मेरा इतना ही निवेदन है कि आप उन क्लासों को देखो, समझो और अपने हैंड्स नोट तैयार करो। लगभग ये अपनी आपकी बात करें तो 71 नंबर की क्लास है, वो होने जा रही है। यानी इससे पहले 70 क्लासेज है, वो कंप्लीट हो चुकी है। साथियों, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। हो सकता है अपनी क्लास है, उनका समय आपका 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट ही होगा, लेकिन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। बेसिक अकाउंटेंसी को आप क्लियर कर लेते हो तो आगे फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली है। साथियों, एक बात और बता दूं मैं आपको कि फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में जो सिलेक्शन होते हैं, उसमें अगर अपन रेशियो के अनुपात में देखते हैं तो जिनके अकाउंटेंसी है, जिसकी एबीएसटी क्लियर है, उनके ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। अगर आपके बीएडएम है या ईएफएम है तो आपको अकाउंटेंसी है वो बड़ी मेहनत के साथ पढ़नी है, और ये पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ये आज का जो सेशन है वो सिर्फ कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट के लिए नहीं, इसके अलावा भी अगर आप लेक्चरर की, कोई भी लेक्चरर की एग्जाम तैयारी कर रहे हो, जिसमें आपकी डीएसएसबी की है, केवीएस की है, एनवीएस की है, ईएमआरएस की है, इसके अलावा आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, आप अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, आप सहकारी या कोऑपरेटिव बैंक में जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आ रही है उसकी तैयारी कर रहे हो, उन तमाम जो भर्तियां हैं उन सब के लिए आज का जो सेशन है बड़ा ही खास होने वाला है। इसलिए आज के सेशन में फटाफट जुड़ जाइए और बड़े ही मन के साथ आज के सेशन को चर्चा कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हो, टारगेट RES, आप सबका टारगेट क्या है? गजेटेड ऑफिसर बनने का है, और उसको साकार करेंगे आप और हम मिलकर। ठीक है साथियों, तो मैं सेशन को आगे बढ़ाना चाहूंगा और सबसे पहले बात करूंगा अपन अंशों के निर्गमन से रिलेटेड, है ना। किससे रिलेटेड बात करेंगे? अंशों के निर्गमन से। अपन ने जो पिछली क्लास की थी उस पे अपन ने बात की थी कि किस तरीके से एक कंपनी है वो अंशों का निर्गमन करती है। साथ में अधिकृत पूंजी क्या होती है, निर्गमित पूंजी क्या होती है, प्रदत्त पूंजी क्या होती है, यानी पेड अप कैपिटल कहते हैं, रिजर्व कैपिटल क्या होती है, बकाया मांग, कॉल शीट एरर क्या होता है ना, कॉल शीट एडवांस क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हमने पिछले सेशन में बात की थी। आज अपन बात करेंगे अंशों का निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर। अब देखो, इसमें अपन बात करें रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए, है ना, रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए आप अंशों का निर्गमन करते हो तो अब क्या होता है? तो इसमें क्या है कि जब किसी कंपनी, क्या है, जब किसी कंपनी द्वारा किसी व्यवसाय अथवा संपत्ति या सेवाओं के क्रय के बदले अंशों का निर्गमन किया जाता है या किया करती है, तो यह रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन कहलाता है। आपने देखा होगा कि व्यापार में जो गतिविधियां होती है उनका संचालन 2 तरीके से होता है। एक तो क्या होता है कि जो भी व्यक्ति हमें माल देता है, जिस व्यक्ति से अपन माल खरीदते हैं, उसका रोकड़ के लिए आप भुगतान कर दो, है ना, रोकड़ के द्वारा भुगतान करते हैं। और एक होता है रोकड़ के अतिरिक्त, यानी आपके पास नगद नहीं है तो उसके बदले में आप उसे क्या देते हो? तो इसमें वही है कि रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल, यानी आपने क्या किया है, किसी व्यवसाय को खरीदा आपने, या कोई संपत्ति खरीदी है, या कोई सेवाएं प्राप्त की है, उसके बदले में आप अंशों का निर्गमन करते हो, तो वो आपका रोकड़ के अलावा या रोकड़ के अतिरिक्त है, वो अंशों का निर्गमन कहलाता है। ठीक है, बात हो गई। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। दूसरा आता है आप क्या, रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन, है ना। रोकड़ के लिए जब आप
पैसों के लिए यानी जब अंशों का निर्गमन करते हो तो उसके बदले में आपको आवेदन पर पैसे प्राप्त होते हैं, नगद राशि प्राप्त होती है ना। तो इसमें देखो अलग अलग पॉइंट है वो दिए गए हैं कि पहला पॉइंट दिया गया है कि आवेदन पर एक मुश्त, है ना, आपने जितने अंश निर्गमित किए उतने अंशों की राशि है वो आपको एक मुश्त प्राप्त होगी। न इसमें आवेदन है, न इसमें आवंटन है, न इसमें फर्स्ट कॉल है, न इसमें सेकंड कॉल है ना, सीधा एक मुश्त इसका भुगतान कर दिया जाता है ना। तो इसे अंशों के निर्गमन पर समस्त राशि जो आवेदन के साथ दे होती है ना। जब एक मुश्त की बात आती है तो जितने अंश आपने निर्गमित किए हैं उनकी संपूर्ण राशि है वो एक मुश्त आपको आवेदन के साथ प्राप्त हो जाएगी। दूसरा क्या है कि संपूर्ण राशि किस्तों में दे, है ना। किस्तों में मतलब कि भाई आपके पास सबसे पहले आवेदन आता है ना, उसके बाद आप क्या करते हो, आवंटन करते हो, आवंटन, उसके बाद मांग, है ना, उसमें आपकी प्रथम मांग है, द्वितीय मांग है, तृतीय मांग भी हो सकती है ना। तो किस्तों में दे होती है ना। तो जब अंशों का निर्गमन संपूर्ण राशि विभिन्न स्तरों पर यथा आपका आवेदन भी है, आवंटन भी है या मांग पर भी दे होता, तो ये आपका किस्तों में होता है। जब एक मुश्त भुगतान होता है तो आवेदन और अलॉटमेंट है वो एक साथ हो जाता है ना। आवेदन और अलॉटमेंट है वो एक साथ होता है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ हो जाता है। लेकिन जब किस्तों में होता है तो आवेदन पहले होता है, उसके बाद आवंटन होता है, उसके बाद फर्स्ट कॉल होती है, उसके बाद सेकंड कॉल है वो की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से दो कंडीशन हो सकती है। अंशों का रोकड़ के लिए निर्गमन करते हो तो दो कंडीशन होती है, एक तो एक मुश्त और एक किस्तों में। अब यहां पर देखो दो, जब आप अंशों का निर्गमन करोगे तो दो कंडीशन अप्लाई होती है वहां पे। नंबर एक, या तो आप उसे सममूल्य पे निर्गमन, सममूल्य का मतलब कितना है कि भाई आपके शेयर का मूल्य कितना है, 100 है, और आप उसे इश्यू कितने पे कर रहे हो, 100 रुपए पर ही इश्यू कर रहे हो, है ना। 100 रुपए है, 100 रुपए पे ही आप निर्गमित कर रहे हो, वो आपका सममूल्य पे निर्गमन है। दूसरा है प्रीमियम या प्रब्याजी पर निर्गमन, है ना। प्रीमियम या प्रब्याजी एक ही है, प्रीमियम का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम, उस पर निर्गमन। तीसरा पॉइंट एक और आता था बट्टे पर निर्गमन, लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है इस बात का। क्यों? क्योंकि आपने जब पढ़ाई की थी, आपने कंपनी अधिनियम पढ़ा था, है ना। ज्यादातर वो साथी हो सकते हैं जिन्होंने नया कंपनी अधिनियम जो 2013 है और लागू कब हुआ, 2014 में, यानी नया कंपनी अधिनियम 2013 जो 2014 में लागू हो गया, है ना। इसके अकॉर्डिंग हो सकता है इससे पहले जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने कौन सा पढ़ा है, कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956 है वो उन्होंने पढ़ा है। इसलिए कंपनी अधिनियम 1956 की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें 3 तरीके से अंशों का निर्गमन था, सममूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर, है ना, डिस्काउंट पे। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 लागू होने के बाद वहां पर बट्टे पर निर्गमन है वो हटा दिया गया। कुछ विशेष जो अंश है उन्हीं का बट्टे पर निर्गमन किया जा सकता है, बाकी जो सामान्य अंश है उनको कंपनी बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना। तो ये कंपनी अधिनियम 2013 जो 2014 में लागू हुआ था उसमें बट्टे पर निर्गमन है वो हटा दिया है। तो इसमें अपने को ध्यान में रखना है, दो ही तरीके से निर्गमन हो सकता है, एक तो हो सकता है आपका सममूल्य पर और दूसरा हो सकता है। ठीक है, यहां तक बात हो गई। इसके बाद देखते आगे। आगे देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पूर्व में कंपनी अपने अंशों का निर्गमन बट्टे पर कर सकती है, तो यहां पर बात हो रही है कंपनी अधिनियम 1956 की। कंपनी अधिनियम 1956 में क्या था कि भाई कंपनी है वो 3 तरीके से अंशों का निर्गमन करती थी, सममूल्य पे, प्रीमियम पे और बट्टे पे, है ना। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के आने के बाद उसकी एक धारा है, धारा 53, उसने क्या कहा कि कोई भी कंपनी है वो अपने अंशों का बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती। तो धारा जो 53 है
है ना, वो बट्टे पर निर्गमन करने के लिए मना करती है। लेकिन एक विशेष धारा है, धारा 54, है ना, धारा 54 है, वो क्या करती है, आपके पास अगर श्वेत समतांश है, श्वेत समतांश है, तो आप उन्हें बट्टे पर निर्गमन कर सकते हो। तो आपको ये धाराएं विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, ये दोनों ही धाराएं आपको ध्यान में रखनी है। धारा 53 जो अंशों का बट्टे पर निर्गमन का प्रतिबंध लगाती है, और धारा 54 जो ये कहती है कि भाई सामान्य अंशों को तो आप बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास श्वेत समतांश है तो उनका आप बट्टे पर निर्गमन कर सकते हो, ये धारा 54 है वो कहती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। तो बढ़ेंगे अपन आगे, और आगे देखेंगे अंश निर्गमन की प्रक्रिया। अंशों का निर्गमन है वो एक प्रक्रिया के तहत वो किया जाता है ना, ये चीज आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि निर्गमन करने से पहले, है ना, जिसे अपन कहते हैं आईपीओ, है ना, इनिशियल जो आपके शेयर होते हैं उनको मार्केट में इश्यू किया जाता है। तो उनको इश्यू करने से पहले एक आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, वहां पर प्रस्ताव लिया जाता है, एक विवरण जारी किया जाता है, यानी उन तमाम जो छोटे बड़े पॉइंट्स होते हैं उन पे चर्चा करके आपका जो प्रविवरण है वो जारी किया जाता है ना। तो इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होगी उसमें अपन बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपका प्रविवरण का निर्गमन, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, सबसे पहले प्रविवरण है वो जारी किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि अंश निर्गमन हेतु एक सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण का निर्गमन करती है। कौन सी कंपनी करेगी ये ध्यान रखना, सार्वजनिक कंपनी। यह बात तो क्लियर हो गया कि निजी कंपनी है वो अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन यहां पर एक सार्वजनिक कंपनी है वो अपना प्रविवरण है जारी करती है। किसके तहत, धारा 270 के तहत, जो आपकी धारा है ना 2/70, है ना। तो ये ध्यान रखना है के तहत या के अनुसार प्रविवरण एक लिखित सूचना, परिपत्र या अन्य प्रलेख होता है जो एक सम्मिलित संस्था की प्रतिभूतियों का क्रय या क्रय करने हेतु जनता से प्रस्ताव है वो आमंत्रित करता है ना। इसी के माध्यम से जनता से प्रस्ताव है वो आमंत्रित किए जाते हैं, और इस प्रविवरण का उल्लेख है वो धारा 270 के तहत आपको मिलेगा, और उसमें वो समस्त बातें हैं वो लिखी जाती है कि किस तरीके से एक कंपनी है वो अपने अंशों का निर्गमन करेगी, क्या उसकी प्रोसेस रहेगी, कितने रुपए का है, कब इसको स्टार्ट होगी, कब लास्ट डेट होगी, सारी डिटेल है वो प्रविवरण में लिखी जाती है, और उसका उल्लेख धारा 270 में होता है। ठीक है, हो गई यहां तक बात। आगे देखेंगे, दूसरा आता है अंशों के लिए आवेदन। ये मैं प्रक्रिया बता रहा हूं, अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया बता रहा हूं कि सबसे पहले प्रविवरण का निर्गमन होता है। ये निर्गमन होने के बाद अंशों के लिए क्या लिए जाएंगे, आवेदन लिए जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर द शेयर्स, है ना। तो ये कब होते हैं, धारा 39(2) के तहत है आपके अंशों के आवेदन है वो लिए जाते हैं। धारा 39(2) के तहत है के अनुसार प्रत्येक प्रतिभूति के अंकित मूल्य का कम से कम 5% है वो आपको आवेदन पे प्राप्त करना पड़ेगा। जो सामान्य नियम है, सामान्य नियम में क्या है कि आपको अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य का 5% आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन पर लेना पड़ेगा, कम से कम 5% सामान्य नियम। जबकि जो सेबी है वो क्या कहती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या कहती है कि आपको आवेदन पर 25% है वो राशि प्राप्त करनी, इससे कम राशि आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो सामान्य नियम धारा 39(2) के अनुसार प्रत्येक जो प्रतिभूति होती है उसके अंकित मूल्य का कम से कम 5% राशि आपको प्राप्त करना आवश्यक है, या सेबी द्वारा इस संबंध में जो कानून बनाकर निर्धारित किया गया है उसके अनुसार क्या है कि अंश आवेदन राशि
अंश निर्गमन मूल्य का कम से कम 25% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सामान्य नियम में 5% है और सेबी द्वारा है वो 25% है, वो बताया गया है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप अपने हिसाब से इनको याद कर सकते हो, इसके नोट्स बना सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से तैयार होते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर होता है आवेदन लेने के बाद अंशों का आवंटन, है ना, अलॉटमेंट होता है, क्योंकि जिन्होंने आवेदन कर दिया उनको अलॉटमेंट करना पड़ेगा। तो अंशों के आवंटन कहां से? अंशों के आवेदकों के मध्य बंटवारा करने से। यह कार्य संचालक मंडल द्वारा अधिनियम के जो विभिन्न प्रावधान होते हैं उसके तहत किया जाता है। तो कोई नॉर्मली बात है, इसमें कोई अपने को कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है न्यूनतम अभिदान, है ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जितने आपने शेयर निर्गमित किए हैं उसका कम से कम कितना प्रतिशत आपके पास आवेदन आना चाहिए, तब आप उसका क्या करो, निर्गमन करो। तो ये अपने को ध्यान में रखनी है। तो धारा 39(1), है ना, न्यूनतम अभिदान की धारा है, धारा की 39(1), है ना, के अनुसार कंपनी द्वारा अपनी प्रतिभूतियों का आवंटन तब तक नहीं किया जा सकता जबकि प्रविवरण में वर्णित न्यूनतम राशि है वो आपने अभिदान के रूप में प्राप्त नहीं कर ली। और जो सेबी है उसके दिशा निर्देशों के अनुसार आप तब तक आवंटन नहीं कर सकते जब तक आप कम से कम 90% आप अभिदान नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक आप अंशों का निर्गमन नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर न्यूनतम अभिदान ये हो गया कि अगर आपके पास 90% अंशों के लिए आवेदन आ गए हैं तो आप अंशों का निर्गमन कर सकते हो। और अगर आपके पास 89% के लिए भी आवेदन आए हैं तो वो आपका न्यून अभिदान की कैटेगरी में आ जाएगा और 90% का क्राइटेरिया है वो कंप्लीट नहीं करेगा। इस वजह से उसको क्या करना पड़ेगा, अंशों का निर्गमन नहीं कर सकते और वो आपकी जो प्रक्रिया है वो रद्द करनी पड़ेगी। अगर आपके पास 91% आ जाते हैं तो आप अंशों का निर्गमन कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने आपको ध्यान में रखना है, कम से कम कितना प्रतिशत आना चाहिए, 90% न्यूनतम अभिदान है वो आना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बढ़े आगे देखते हैं धारा 40(3) क्या कहती है ना। धारा 40(3) ये भी इंपॉर्टेंट है के अनुसार कंपनी द्वारा जनता से प्रतिभूतियों के अभिदान हेतु तो आवेदन प्राप्त करने के लिए अनुसूचित बैंक में पृथक से खोले गए खाते में जमा करवाना पड़ेगा। आपको जो रजिस्टर्ड बैंक होती है उसमें एक अलग से खाता खुलवाना पड़ेगा और वहां पर वो संपूर्ण राशि है वो जमा करवानी पड़ेगी। यानी सारी की सारी राशि है वो उस बैंक में एक अलग से खोले गए खाता, जो पृथक होता है, खोले गए खाते में आपको जमा रखना आवश्यक होगा। ये क्यों आवश्यक होगा उसकी बात अपन आगे कर लेंगे, है ना। जमा रखना होगा। तीसरा पॉइंट आता है कि न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त करने की अवधि धारा 39(3) के अनुसार, इसमें धारा 39(3) है ना, इसमें 40(3) है। ये सारी धाराएं आपको ध्यान में रखनी है ना, के अनुसार यदि किसी कंपनी को प्रविवरण निर्गमन की तिथि से 120 दिन, यानी जो आपने प्रविवरण जारी किया है ना, प्रविवरण आपने निर्गमन किया ना, प्रविवरण निर्गमन से 120 दिन, ये इंपॉर्टेंट है। 120 दिनों या सेबी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर न्यूनतम राशि प्राप्त नहीं होती है तो कंपनी को आवेदन पर प्राप्त जो धनराशि है ना, वो उनको वापस लौटानी पड़ेगी। कुल मिलाकर जब कंपनी प्रविवरण जारी करती है उससे लेकर 120 दिन तक आप इंतजार कर सकते हो कि भाई आपके पास कितने प्रतिशत अंशों के लिए आवेदन आया। अगर आप 90% वाला क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं करते हो, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो राशि जो आपने आवेदन पे प्राप्त की है वो आपको वापस लौटानी पड़ेगी और किसी को भी आप अंशों का जो निर्गमन है वो नहीं कर पाओगे, है ना। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, धारा 40(3) के तहत, ओके, है ना। न्यूनतम अभिदान हो गया, धारा 39(3) हो गई। 120 दिन, ये ध्यान रखना, 120 दिन तक। यह पूछा जाता है
कि भाई अंशों के निर्गमन का जो प्रविवरण का कितने दिनों तक अपन खुला रख सकते हैं आवेदन के लिए, तो 120 दिन तक खुला रह सकता है। ठीक है, आगे उसके बाद क्या कह रहा है, 4 नंबर क्या कह रहा है, अंश प्रमाण पत्र, शेयर जो सर्टिफिकेट होता है, अंश प्रमाण पत्र, उसमें जो निर्दिष्ट अंश होते हैं उसमें सदस्य के अधिकार होने का मूल प्रमाण पत्र है। यानी जो अंश प्रमाण पत्र है वो उस सदस्य को यह प्रमाणित करता है कि इस व्यक्ति ने इस कंपनी के अंश है वो ले रखे। और धारा 46(1) है वो क्या कहती है कि कंपनी की सार्वभौम मुद्रा के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है जो कि उसमें लिखित अंशों का स्वामी होगा, अंशों का स्वामी होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल बात है। 6 नंबर क्या है, प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन, जो आपका आईपीओ आता है ना, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आपने मार्केट में सुना होगा, शेयर मार्केट में, कि भाई इस कंपनी का आईपीओ आया है, इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, ये ऐसे बिकेगा, ऐसे बिकेगा, लोग कहते हैं ना, तो वो होता है प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन। सबसे पहली बार जो निर्गमन होता है उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर के नाम से जानते हैं, और जिसे अपन आईपीओ भी कहते हैं। अंशों के अभिधान हेतु जनता को आमंत्रित करने हेतु किए गए प्रस्ताव को प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन प्रस्ताव कहा जाता है। कि भाई जनता को आपने अंशों को लेने के लिए आप उनको मोटिवेट किया है ना, कि भाई आप इन कंपनी के अंश लीजिए, तो वो आपका सार्वजनिक, जो प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन का प्रस्ताव है वो कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? बताओ, देखें, बढ़े आगे, आगे देखते हैं। फिर आती है अंशों की मांग, है ना, अंशों पर मांग कहते हैं, कॉल्स इन एरर, है ना। अब कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जो सारणी ऐप के प्रावधान लागू होते हैं, कंपनी अधिनियम जो 2013 है उसमें सारणी ऐप के प्रावधान लागू होते हैं, और वो क्या कहती है, मांग का मतलब जान के ना, जो से आपकी प्रथम मांग होती है, द्वितीय मांग होती है ना, ये मांग होती है ना। तो इन अपन मानते हैं, इनको कहते हैं कॉल्स, आपने पढ़ा होगा, सब जानते होंगे। तो देखो क्या कह रहा है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 कॉल्स है, 2 मांगों के मध्य कम से कम 1 माह का अंतर होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आपकी जो भी कॉल्स होगी ना, तो 2 कॉल्स के मध्य कम से कम 1 माह का अंतर होना आवश्यक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, किसी भी मांग की राशि अंशों के अंकित मूल्य के 25% से अधिक नहीं हो सकती। जो मांग की राशि होगी वो अंशों के अंकित मूल्य से 25% से अधिक नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट, अंशधारकों को राशि चुकाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना दी जाए कि भाई जो अंशधारक है वो राशि चुकाएंगे, कौन सी, मांग की, है ना, तो उस मांग की राशि चुकाएंगे तो उन्हें कम से कम 14 दिन का है वो समय मिलना चाहिए, 14 दिन पहले उन्हें सूचना मिलनी चाहिए। ठीक है, अगला, एक ही वर्ग के सभी अंशों पर मांग की राशि एक समान होनी चाहिए। एक ही वर्ग के जो अंश है उनकी मांग की राशि है वो भी समान होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना, मांग से रिलेटेड 1 माह का अंतर होना चाहिए, 25% से कम नहीं होना चाहिए, 14 दिन का समय मिलना चाहिए, राशि अमाउंट समान होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? बढ़े आगे, आगे देखते हो। इसके बाद आती है अंशों के निर्गमन की प्रविष्टियां, है ना। प्रविष्टियां आप किस तरीके से करोगे, तो ये आपके लिए खास है। पहली प्रविष्टि होती है कि रोकड़ के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन की दशा में किसी व्यवसाय, संपत्ति अथवा सेवाओं का क्रय के बदले अंशों का निर्गमन किया जाता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, आप किसी भी व्यापार को खरीदते हो, है ना, किसी भी संपत्ति को क्रय करते हो, तो अपने को ये ध्यान में रखना है, उस इंडिविजुअल असेट्स का नाम लिखेंगे, इंडिविजुअल असेट्स अकाउंट या टू वेंडर अकाउंट। ये आपकी इंपॉर्टेंट है, वो प्रविष्टि के रूप में हो सकती है ना। संपत्ति को क्रय कर रहे हैं तो इंडिविजुअल असेट्स अकाउंट या टू वेंडर। ठीक है, एक होगी। दूसरी, विक्रेता को प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन, इस संपत्ति के बदले पर नगद नहीं भुगतान कर रहे, उसे अंशों का निर्गमन कर रहे हैं। तो अगर सममूल्य पे होता है, अगर सममूल्य पे होता है तो अपनी एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पर आप निर्गमन कर रहे हो तो वेंडर अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी
प्रीमियम है वो इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, यहां तक ओके है, सारी बात यहां तक क्लियर है। तो विक्रेता को प्रतिफल के रूप में निर्गमन करेंगे तो इस तरीके से अपने को दो प्रविष्टियों के बारे में ध्यान में रखना। सब मूल्य पे है तो वेंडर अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पे है तो वेंडर अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम है वो इसकी प्रविष्टि होगी। यहां तक सब कुछ ओके है, बढ़िए आगे देखते हैं। तीसरा आता है यहां पर प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन। तो ये लगा सकते हो वेरी 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 बोस्ट, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रवर्तक होते हैं, प्रमोटर होते हैं, उनको उनकी सेवाओं के बदले भी अपन अंशों का निर्गमन करते हैं। तो वहां पे एंट्री होती है आपकी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट या गुडविल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल है तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा। जो भी शेयर होंगे उनके यहां पर एंट्री कर दी जाएगी। तो ये प्रविष्टि विशेष रूप से है, इसका अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, ओके है, यहां तक क्लियर है, कुछ समझ में आया? तो ये था आज का एक छोटा सा और शानदार सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आपके समझ में आई भी होगी। अगर ऐसा आपको भी लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना। बातें आपको अच्छी लगती है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लगती है, तो निश्चित रूप से आपको इस वीडियो है क्लास है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखनी है, पॉइंट टू पॉइंट समझना है ना। और फिर आप जितने भी एमसीक्यूज कर सकते हो उतने आपको हल करने का प्रयास करना है। ऐसा जो हमारा मानना है, उद्देश्य है कि भाई आपको लगातार प्रयास करते रहना। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।